हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन बॉय। मैं आज अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम का बेसिक्स, जहाँ पे हमने होल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके अलावा इंटीजर पढ़े, हमने रेशनल नंबर पढ़ा और प्राइम नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा। तो हम सबसे पहले उसको रिकैप करते हैं। तो होल नंबर थे जिनकी रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक थी। नेचुरल नंबर की रेंज 1 से लेके इन्फिनिटी तक थी। इंटीजर्स क्या थे? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। उसके अलावा प्राइम नंबर क्या थे? जिनका 1 और सेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। को प्राइम जो थे वो कोई भी इंडिविजुअल नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। को प्राइम नंबर वही होंगे जिन दोनों नंबर्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, 1। और उसके बाद हमने पढ़े थे रेशनल नंबर, जहाँ पे हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। ये मैंने आज जो मैं 2 नंबर्स आपको बताने वाला हूँ उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। तो हमने रेशनल में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी बुक का और हमारा जो आगे आने वाली मैथ्स है सबका बेस रेशनल नंबर ही है। तो इसलिए मैं रेशनल नंबर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोज नंबर्स जिनको हम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर जो P एंड Q है ये है इंटीजर्स, और साथ में जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लास्ट क्लास में रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने लास्ट क्लास में नंबर लाइन भी देखा था, जहाँ पे हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हम इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। और उसके अलावा हम कुछ सिंप्लीफिकेशन और कुछ रेशनलाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे। जैसे रेशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं। एक तो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, डिवीजन होने के बाद पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, मतलब जिसका कोई भी रिमाइंडर ना बचे लास्ट तक। जैसे कि अगर मैं 5/2 की बात करूं तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर मैं यहाँ पे 6/5 की बात करता हूँ तो 5 1 जा 5 और कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो एक 0 आएगा। 5 2 जा 10, 1.2, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब रेशनल नंबर जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के मैं बारे में आपको बता दूं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, और दूसरा ये कुछ डेसिमल डिजिट्स के बाद अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। जैसे मैं 1/3 ले लेता हूँ एग्जाम्पल, तो ये कितना आएगा? 0.3333। यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 1/7 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.7 1 जा 7, कितना बचा? 30 बचा। 30 के बाद 7 4 जा 28, उसके बाद कितना बचा? 20 बचा। 7 2 जा 14, फिर 60 बचा। 7 8 जा 56, फिर 40 बचा। 7 5 जा 35, फिर 50 बचा। 7 7 जा 49, फिर 10 बचा। फिर से 1 यहाँ से रिपीट होने लग गया। तो ये जो है ये अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ से 1 4 2 4 8 से ये अपने आप को रिपीट करेगा, और सेम चीज़ आएगी 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा यही रिपीट होगा। तो 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये 1/3 मैंने लिखा था, तो 1/3 को मैंने 0.3333 लिख दिया, लेकिन इसको मैं 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट।
ये जो ऊपर मैंने सिंबल लगाया इसको हम बार कहते हैं। बार जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये नंबर आगे रिपीट होने वाला है, इसका प्रोनाउंसिएशन बार है। इसको किसी भी नंबर के ऊपर डैश लगा के हम लिख सकते हैं, एक नॉर्मल हमें बस डैश लगाना है यूं, और इसका मतलब है कि ये नंबर आगे अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह के रेशनल नंबर हमने पढ़ लिए। अब हम आएंगे इरेशनल नंबर पे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आप एक बार लिख लीजिए पॉज करके वीडियो, फिर हम रेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे जाएंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो मेरी, उसमें मैंने आपका फीडबैक सुना पड़ा, आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने कैमरा थोड़ा बोर्ड के पास ले आऊं ताकि आपको कैमरे की क्लियर लुक आए, बोर्ड पूरा दिखे और जो भी लिखा है वो दिखे। अभी भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में पूरी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर के मैं कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दूँ, और जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है ये भी मैंने आपको बताया होगा। तो इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल हो गया वो हो गया √2, √3, √5, √7। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ये अभी इन आगे हम जो एक्सरसाइज करेंगे उन क्वेश्चंस में आने वाला है, जहाँ पे कि हम दो तरह के मेथड्स यूज करेंगे इरेशनल प्रूफ करने के लिए। एक तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वो एक ही तरह का होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ना ही खत्म हो रहा है ना ही अपने प्रीवियस सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है, हर बार कुछ नया सीक्वेंस आ रहा है। कोई भी नंबर ऐसा पुराना नहीं है, कोई भी नंबर की सीरीज ऐसी पुरानी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और उसके अलावा मैं आपको रियल नंबर की डेफिनेशन भी साथ साथ बता देता हूँ। जितने भी सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे इनको हम रियल नंबर कहेंगे। ये सारे नंबर्स हम जितने भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे भी रियल नंबर्स होते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट में यहाँ पे, आप वैसे तो 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आपको बता दूँ कि नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इसकी मैं बस डेफिनेशन डिस्कस करूंगा क्योंकि ये क्लास 11 का पार्ट है, ये क्लास 9 का पार्ट नहीं है। बस आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पता किसी को इंटरेस्ट हो कि रियल है तो नॉन रियल भी कुछ हो सकता है। तो इनको हम नॉन रियल नंबर्स कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। आयोटा का सिंबल है आई, जहाँ पे आई की वैल्यू है √-1, और यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आपको पता होगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो नॉन रियल रूट है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कई बार ऐसा पढ़ा था, इन फ्यूचर अभी आएगा आगे वो। हालांकि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारे कई सारे रूट जो है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव निकलते, तो हम कहते हैं ये रूट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नॉन रियल रूट है। तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं जो नॉन रियल नंबर्स होते हैं या नॉन रियल रूट होते हैं। अब इसको लेके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इमेजिनरी नंबर को लेके क्योंकि ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम वापस आएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं नंबर लाइन में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आपको सिखा देता हूँ। एक सेकेंड में पहले बुक भी चेक कर लेता हूँ। बुक में मैंने आपको इरेशनल नंबर बता दिया। और पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप सबको आती हो, अगर नहीं आती है तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बता देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमने लिख दी थी कल ही, तो इसको भी मिटा देता हूँ। ये रियल नंबर और इरेशनल नंबर रहने देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन
राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के साथ में जो दो साइड्स होती हैं इनको हम कहते हैं बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, आपको पता ही होगा। और जो ये स्लैंट वाली हाइट वाली साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। फॉर कन्वीनियंस मैं मान लेता हूं कि बेस मेरा B है, परपेंडिकुलर मेरा P है और हाइपोटेनस मेरा H है, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो अगर मैं पूरा नाम लिखूंगा तो हमारा टाइम बर्बाद होगा और इक्वेशन भी समझ नहीं आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो हाइपोटेनस है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा H, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा बेस के स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल निकलेगी, यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यानी कि जो हमारी H की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये जो है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में करेंगे और बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इससे पहले कि नंबर लाइन का स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास कोई इतना बड़ा कंपास नहीं है कि जिसमें मैं मार्कर फिट कर सकूँ। मैं हाथ से ही बनाऊंगा, लेकिन आप लोग इसको प्योरली कंपास से ही बनाएंगे प्रकार, और कोई भी इसे हाथ से नहीं बनाएगा क्योंकि हमको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए और इसके लिए स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्केल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसे। और मैं आज इस चैप्टर को लगभग पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, इसमें 5 एक्सरसाइज हैं, लेकिन जितना मुझसे हो पाए उतना मैं आज पूरी कोशिश करूँगा इसे ख़त्म करने की। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर से शुरू करते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये हमारा आगे यूज़ होने वाला है। तो आई होप आपने ये डेफिनेशन भी लिख ली है इरेशनल और रियल नंबर की। मैं इनको भी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे नंबर लाइन बनानी है। तो आप नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या उनकी प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये तो हम आगे प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वाले उसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, और मैं आपको पूरा डिवीज़न करके दिखाऊंगा कि ये ना रिपीट हो रहे हैं ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको पूरा डिवीज़न करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो पहले मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। ये है मेरी नंबर लाइन, यहाँ पे सेंटर में मैं 0 लोकेट कर देता हूँ और मैं इसको स्केल का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी निकलनी चाहिए। तो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट तक मैं ले लेता हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, आपको इतने छोटे में दिखेगा नहीं तो मैं ज़्यादा बड़ी यूनिट लेता हूँ। आप लेकिन 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट लेना। ये ब्लैक बोर्ड बड़ा है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी यूनिट ले रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 0 से 5 सेंटीमीटर तक 1 यूनिट ले लेता हूँ, 5 से 10 तक दूसरी ले लेता हूँ, 10 से 15 तक तीसरी ले लेता हूँ, ऐसे ही दोबारा 0 से 5 तक चौथी यूनिट ले लेता हूँ और ये 5वीं ले लेता हूँ। 5 यूनिट मैंने ले ली। और इरेशनल नंबर्स को हम इधर ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के। तो यहाँ पे इस तरफ का जो नेगेटिव नंबर है इस तरफ का हमारा कुछ काम नहीं है, फिर भी मैं इनको -1 -2 अपने आप से रैंडमली ले लेता हूँ। और ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो मैंने 1 सेंटीमीटर मार्क किया है, आपके लिए 1 मेरे लिए 5 सेंटीमीटर जो मैंने मार्क किया है 0 से 1 तक, यहाँ तक एक बेस ले लूँगा, ठीक है, इतना नंबर।
इसको मैं बेस ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से एक और 1 सेंटीमीटर की ऊपर को लाइन खींचूंगा मैं, क्योंकि मेरा 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर है तो मैं 5 सेंटीमीटर खींचूंगा, आप 1 सेंटीमीटर ही खींचना। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट, मैं 1 यूनिट बोल लेता हूँ इससे, क्योंकि 1 यूनिट आपके लिए 1 सेंटीमीटर है और मेरे लिए कुछ और है। तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट ली बेस और 1 यूनिट ले लिया परपेंडिकुलर, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे मिला दूँगा यूँ स्केल से, आप भी स्केल से बनाना, वो क्या है कि थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है बोर्ड पे स्केल, इस वजह से मैंने डायरेक्ट खींच दी थी, फिर भी मैं एक बार इसको स्केल से खींच देता हूँ। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये बेस है, ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। अब हमें निकालनी है इस हाइपोटेनस की वैल्यू। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, तो मुझे ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको मैं √2 को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हम √2 का निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब ओ बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो ओ ए का स्क्वायर होगा। ये जो 0 पॉइंट है इसको मैंने ओ मान लिया, ठीक है, ये ओरिजिन पे ओ है, और प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया, ओ बी का स्क्वायर आ गया, ओ ए की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू है 1, अगेन 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो ओ बी का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 2, और ओ बी कितना आ गया, ओ बी आ गया √2। तो ये जो मेरी ओ बी की वैल्यू है ये हो गई √2। अभी फ़िलहाल हमने इतना ही किया है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस नीचे लाइन पे दिखाना है इस √2 को, मुझे ऐसे प्लेन से ऊपर को नहीं दिखाना, 2 डायमेंशन में नहीं, मुझे सिंगल डायमेंशन में दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे, हम सभी लोग, पहले आप अपना कंपास ले लीजिए, उसमें पेंसिल लगा दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, उस कंपास से √2 को वो ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे यहाँ से यूँ, ये √2 को रेडियस ले लेंगे और हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो मैं ये आर्क यहाँ से ड्रॉ करता हूँ √2 को रेडियस लेके, तो ये मेरी आर्क आएगी कुछ इस तरह। तो जहाँ पे ये आर्क इस नंबर लाइन को कट करेगी, ये पॉइंट ही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ। आपको ये डायरेक्टली नहीं करना है, OB को रेडियस लेना है और फिर OB के बगल से आर्क खींचनी है। आर्क जो है पूरा आपको नंबर लाइन से नीचे टच करानी है, और नंबर लाइन से टच कराने के बाद वो पॉइंट मार्क कर देना है जहाँ पे नंबर लाइन को इस आर्क ने कट किया। तो इसने C पॉइंट पे नंबर लाइन को कट किया, तो ये जो अब मेरा OC निकला है, ये है C, ये है O, यहाँ से यहाँ तक का ये जो OC निकला है, OC, ये मेरा √2 आया है। यानी कि नंबर लाइन पे जो मेरा रिप्रेजेंट होगा √2 वो C पॉइंट पे होगा। जैसे यहाँ पे A पॉइंट पे जो है 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, और B पॉइंट पे जो है B पॉइंट पे ऊपर √2 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसे C पॉइंट पे नीचे √2 रिप्रेजेंट हो रहा है। 1 2 3 4 हमने नंबर लाइन बनाई, तो नंबर लाइन में हमारा अलग अलग चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ऐसे ही हम जब यहाँ से आर्क खींचेंगे √2 को ये लेके रेडियस लेके, तो ये जो हमारी आर्क ये C पॉइंट पे कट करेगी इस नंबर लाइन को, ये C पॉइंट जो होगा ये √2 का रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन पे। ऐसे ही अगर हम √5 का लेंगे तो √5 के लिए हमें 2 यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट में हमें परपेंडिकुलर खड़ा करना पड़ेगा, और ऐसे ही हमें ज्वाइन कर देना होगा। चलो ये डायग्राम थोड़ा मैसी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ। आप जो है थोड़ा सा बैक जाके इस डायग्राम को बना लेना, क्योंकि और अपने आप से कंपास के यूज़ से बनाना, डायरेक्टली मत बनाना जैसे मैंने बनाया है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बताना, मैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा सिखा दूंगा। लेकिन ये आपको डायरेक्टली नहीं बनाना है, कंपास के यूज़ से ही बनाना है, क्योंकि वही नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप भी मेरी तरह डायरेक्टली बनाओगे तो हो सकता है आपका नंबर लाइन से थोड़ा इधर उधर डेविएट कर जाए। एग्जैक्ट अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको कंपास से ही बनाना पड़ेगा। इसको रेडियस लेके यहाँ से ऐसे यूँ ड्रॉ करना आप आर्क एक,
तो अब मैं एक इसको मिटा के √5 भी आपको बता देता हूँ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है अलग से फिगर पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो आप थोड़ा वीडियो बैक जाके और पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो अब मैं फ़िलहाल ये √2 हटा देता हूँ यहाँ से और ये नंबर लाइन रखता हूँ बस। और अब हमें रिप्रेजेंट करना है √5। यहाँ पे था 1, ये हो गया, ठीक है। और अब हमें रिप्रेजेंट करना है √5। तो √5 के लिए क्या करूँगा, इसके लिए कॉमन सेंस यही है कि आप पाइथागोरस में लगा के देखो कि कौन से नंबर को मैं लूँ कि √5 आ जाए मेरे हाइपोटेनस की वैल्यू। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से 0 से 2 तक, अब मैं इसको O पॉइंट लूँगा और इसको A पॉइंट लूँगा जो 2 पे आ रहा है मेरा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा 1 यूनिट का। आप स्केल से कीजिए और कंपास से कीजिए, आप कुछ भी हाथ से मत कीजिए। मैं आपको बोर्ड पे इसलिए समझा रहा हूँ हाइपोथेटिकली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हमारे आगे के कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे। लेकिन आपको ये करना है पूरा स्केल के साथ, स्केल और कंपास के साथ। तो ये जो हमारा OA है इसकी वैल्यू हो गई 2 यूनिट, और जो यहाँ पे मैंने B पॉइंट लोकेट किया है ये अगेन हो गया 1 यूनिट। अब मैं यहाँ से दोबारा ओरिजिन की तरफ हाइपोटेनस खींच दूंगा। अब मैं इस OB की वैल्यू निकालता हूँ। तो अगेन मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो जो मेरा हाइपोटेनस है OB का स्क्वायर, वो अगेन OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। तो OB का स्क्वायर मेरा कितना निकलेगा, OA मेरा है इस बार 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर, प्लस AB मेरा फिर से 1 यूनिट ही है, 1 का स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अगर OB का स्क्वायर 5 है तो इसका मतलब OB कितना आ गया, OB की वैल्यू हो गई √5। यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये आ रहा है √5। अब दोबारा क्या करना है आपको दोबारा यहाँ पे कंपास से रेडियस लेना है √5 का, और √5 को आपको रेडियस लेके यहाँ पे आर्क मार्क कर देनी है। जो आर्क हम इसको लेके यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं वही कर देना है। तो यहाँ पे मेरा कहीं पे आ जाएगा √5, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C। यहाँ पे मैं एक्चुअल में C लिखता हूँ, √5 नहीं लिखता हूँ, C, ठीक है। तो अब जो मेरा ये OC होगा, OC ये √5 होगा, यानी कि हमने नंबर लाइन पे √5 रिप्रेजेंट कर दिया है। OC = √5 जो है ये हमारा नंबर लाइन पे √5 है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे और नंबर्स भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7, उसके अलावा √11। बस हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कंपास की मदद से आर्क खींच देनी है ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप आपने ये भी लिख लिया होगा। आप पॉज करके बैक जाइए और ये भी आप उतार लीजिए, ये डायग्राम भी बना दीजिए। इनफैक्ट आप कंपास और स्केल से अपना प्रॉपर खुद का डायग्राम बनाइए कॉपी में, आप डायरेक्टली मत बनाना। और इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो हमने √2 रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, √3 रिप्रेजेंट कर दिया और √5 रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हम और नंबर्स भी आप खुद से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना या इस वीडियो में नीचे फीडबैक दे देना कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नंबर लाइन पे लोकेट करा दूंगा अगर आपको ये रेशनल नंबर नहीं आया। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो NCERT एक्सरसाइज 1.2, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जो हर एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को मैं IN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज़ रियल नंबर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है, रियल नंबर ये किस किस सेट से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं रेशनल से और इरेशनल से, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर है, इसका मतलब कि हर एक इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर भी होगा। सॉरी, थोड़ा सा
तबीयत ख़राब है। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर का पार्ट भी हमने अभी डिफाइन किया था कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे और रेशनल नंबर होंगे उनका सेट रियल नंबर होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब मैं यहाँ पे पहले नंबर लाइन बना देता हूँ। 0, -1, -2, 1, 2 और 3। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। कह रहा है कि जितने भी पॉइंट नंबर लाइन में हैं ये सारे के सारे √m की फॉर्म के हैं। तो इसको हम नंबर्स पुट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि √1 तो ये कितना हो गया? 1। अगर मैं कहूँ √2 तो ये भी यहाँ कहीं पे आएगा, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा, है ना। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं कभी भी √, लगा रहा हूँ तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। -2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि मुझे नहीं पता ये √ करने पे क्या नंबर आ रहा है। मतलब कि नेगेटिव नंबर कभी भी √ के फॉर्म में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर लूँ, √m कर लूँ, √m में मेरी हर वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू 2 निकल रही है, √9 की वैल्यू 3 निकल रही है। इसका मतलब इसमें खाली पॉजिटिव तरफ ही रिप्रेजेंटेशन आ पा रहा है, नेगेटिव तरफ रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो √m फॉर्म का है, और जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और नेचुरल नंबर की भी हमारी डेफिनेशन क्या है कि नेचुरल नंबर 0 के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, इनको √m में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि √m में नेचुरल नंबर √1 कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, √2 कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, √3 नहीं आएगा। हाँ, हम ये ज़रूर मानते हैं कि अगर मैं किसी नंबर का √ कर रहा हूँ 4 का, तो ये +-2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स के √ का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम जांच पर रख लेते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? रियल नंबर की डेफिनेशन थी सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो 1 भी रियल नंबर है, 2 भी है, √2 भी है, √3 भी है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? ये नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रेशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है। इसलिए हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। और ऐसे ही हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। लेकिन कभी भी रियल नंबर पूरा इरेशनल या पूरा रेशनल नहीं होगा, उसमें दोनों नंबर्स पाए जाएंगे उसके सेट में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें शायद एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये √5 रेशनल रियल √5 आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये मैंने आपको अभी बता दिया, जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है जो, सॉरी। और एक और क्वेश्चन इसमें है, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स के वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो फिर आप कोई एक नंबर का एग्जांपल दो। ठीक है, तो हम एक बार सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। √2, √3, √4,
√5 ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, √9। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन √4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। √9 करने पे 3 आ रहा है, जो अंडर करने पे √4 और √9 के नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3। ये नंबर जो है ये रेशनल नंबर्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव नंबर के होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, रेशनल भी होते हैं। अगर इस लिस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे तो √16 का 4 आएगा, √25 का 5 आएगा। इसका मतलब सारे नंबर इरेशनल नहीं है, जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के। तो ये भी सेट है, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब अगला जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जैसा कि मैं आपको अभी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बता रहा था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होते हैं रेशनल नंबर्स, जैसे मैंने आपको 1/3 का एग्जांपल दिया था, उसमें एक पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होने लग जाती है, 0.3333 डॉट 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 डॉट, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। तो अब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन से निकालते हैं। मैं 10/3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.33। तो अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, माइनस किया 1 डॉट, यहाँ पे 10 लग गया, 3 फिर से 3 बार 9, फिर माइनस किया, फिर 1, फिर एक 0 लग गया, 3 3 जा 9। तो ये रिपीट होते जा रहा है, बार बार इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, और फिर दोबारा ये 3.3333 आगे बढ़ते जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये हो गया 10/3 का। उसके अलावा मैंने आपको, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.3, जहाँ पे कि ये पूछ रहा है कि इसने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे एक फ्रैक्शन इसने दी है 36/100। तो ये पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी नंबर को 10 या उसके मल्टीपल से डिवाइड करना होता है, तो अगर वो उस नंबर से बड़ा है, जैसे ये 100 से छोटा है 36, ये बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे 360 होता तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे 36 है तो हम पहले ही 0 पॉइंट लिख देंगे और 36 लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास 2 ही 0 हैं तो डेसिमल के बाद ये दोनों डिजिट इधर आ जाएंगे। अगर ये 1000 होता तो मुझे यहाँ पे 036 करना पड़ता, जितने भी अपॉन में नंबर है उतने मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ते डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये 10 के मल्टीपल्स का जो वो होता है, मतलब जो 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर में जितने भी नंबर आते हैं इनका डिवीजन बहुत सिंपल होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, 0 इज रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 1/11। 1/11 अगर मैं करूँगा तो ये मेरा कुछ बनेगा 0.11 से ये कितने बार जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 ही बना है। एक और 0 लगाऊंगा, अब बना 111, 9 जा 99, 11 9 जा 99, दोबारा कितना बना, 1 बना, फिर दोबारा 1 रिमाइंडर बचा तो 10 बनेगा। 10 में मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा तब 100 बनेगा, फिर 09, फिर 09। इसका मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है 09 का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। में शॉर्ट में NTR लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, 4 होल 1/8। अब आपको होल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बाहर वाली डिजिट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, और उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे +1, 33/8 हो गया। तो इसकी हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 8 4 जा 32, 10 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 10 बचेगा, 8 1 जा 8, 20 बचा, 8 2 जा 16, 40 बचा, 8 5 जा 40, 4.125, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही बाकी नंबर्स भी हैं, तो इनको जब हम अपना फाइनली सॉल्व कर देंगे सारे नंबर्स, आप जो है बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें हम एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हम 2 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, और जब भी हम किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 3 और 7, किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 11, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, कई बार रिपीटिंग। तो
ये इसकी एक प्रॉपर्टी हम याद कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर हमें पूछा है ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम डायरेक्टली उसमें देख लेंगे कि डिवाइड में क्या क्या चीज़ें, अगर उसके डिवाइड में जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर करके सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। अगर ये आ रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा पूरा कि नंबर आखिर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो इनका मल्टीपल भी हो सकता है, तो ऐसे केस में टर्मिनेटिंग निकल सकता है। तो 2/5 के केस में तो श्योर है कि टर्मिनेटिंग होगा, ये होगा। तो आप चेक कर लेना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का कंक्लूजन है। अब अगला क्या है, आई होप आपने ये नोट कर लिया है। मैं नेक्स्ट जो कराने जा रहा हूँ वो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर दी है मैंने। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.14 आगे 2857, और ये अपने आप को आगे रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उसने बार लगा दिया। तो वो कह रहा है कि एक्चुअल में आप इसका डिवीज़न मत करो, लॉन्ग डिवीज़न, और डायरेक्टली बता दो कि इनका कितना होगा वैल्यू, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। तो हम पूरा डिवीज़न मेथड इसमें लगाएंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको पहली बार डिवाइड करूंगा 2/7 को, तो क्या बनेगा, 0.7 2 जा 14 होता है ना, 14 में अब 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो कितना बन जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 60, 7 8 जा 56। तो आप देखेंगे कि ये जो 28 है ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो ये 2857 तक जाएगा, उसके बाद ये 14 तक जाएगा और फिर अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आपको यकीन ना आए तो आप डिवीज़न करके देख लेना। ऐसे ही अगर मैं 3/7 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 0.74 जा 28 होता है, 20 बचा, 20 यानी 7 2 जा 14, तो ये 428571 इस तरह अपने आप को रिपीट करेगा। आप पूरा डिवीज़न करके देख सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे रिमाइंडर सेम हो जा रहा है उसके आगे की जो है नंबर्स दोनों के सेम हो जा रहे हैं। यही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे यहाँ पे 0.75 जा 35, अब ये 5 से आगे जो नंबर है उनको रिपीट करने लग जाएगा, 71428 और इसके ऊपर बार। ऐसे ये क्या होगा, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 71428 के ऊपर बार, और ये क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, तो ये हो गया 8 के बाद क्या आ रहा था 57142 के ऊपर बार, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आप लॉन्ग डिवीज़न से 1-2 ट्राई कर लीजिए, सेम ही आएगा। सारे ट्राई मत करना, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आंसर तो यही आना है। जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक रिमाइंडर के बाद आगे की टर्म्स भी कॉमन हो जाएंगी, है ना। तो इसमें हमें उसने क्या कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इफ़ सो हाउ, मतलब कैसे आप कर पा रहे हैं। तो हमने वही ऑब्जर्वेशन करी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर सेम हो जा रहा है, तो ये आपस में रिपीट करने लग जा रहे हैं, यही इसका लॉजिक भी है। अब अगला क्या है, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी लेक्चर एंड करूँगा, और ये चैप्टर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसमें 2 ही एक्सरसाइज बचेंगी 1.3 के बाद, ये एक्सरसाइज पूरी करा देता हूँ। अब ये कह रहा है हाँ P/Q फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, तो मैं आपको इसमें से भी 2 एग्जांपल करा देता हूँ, तीसरा आप खुद कर देना। एक हो गया 0.6 और दूसरा है हमारा 0.4 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। आप अगर क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, इसमें भी बार है, सॉरी इस क्वेश्चन में भी बार है, हम मान लेते हैं लेट 0.6 के ऊपर बार इक्वल टू एक्स। अब ये जो 0.6 इक्वल टू बार है, इसका अगर हम एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा 0.6666 डॉट 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 डॉट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरी इक्वेशन को
तो 6.6 के ऊपर बार होगा। क्यों? क्योंकि आगे भी तो ये बहुत सारे रिपीट हो जा रहे हैं। एक 6 अगर इधर आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी अनलिमिटेड वो है रिप्रेजेंटेशन है 6 का। तो ये 6.6 के ऊपर बार जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। ये हम मान लेते हैं ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब आ गया सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो आपको पता है सेम साइड में जो है सेम साइड वाले सेम साइड के साथ माइनस होंगे। तो मैं राइट हैंड साइड में x लिखा था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, 9x इक्वल टू, ये इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं 6 प्लस 0.6 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 0.6 के ऊपर बार हो गया तो कितना बचा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6/9 यानी कि 2/3। और अगर हम ऐसे भी डिवाइड करके देखें तो ये 0.6 के ऊपर बार ही आएगा। आप इसमें वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इसको वापस डिवाइड करके देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा सेकंड पार्ट था 0.47 के ऊपर बार, यहाँ नीचे बोर्ड में आई थिंक थोड़ा कम जगह बची है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं जो नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ वो नंबर है 0.4 और 7 के ऊपर बार है सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 7 दोनों का रिपीटेशन नहीं हो रहा, सिर्फ 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.477777 यानी 7 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दोबारा से x मान लेता हूँ। लेट 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू x। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लेके। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 लेके अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड। अगर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखूँ, आप स्टेप मिस मत करना, क्योंकि मैथ्स में स्टेप के मार्क्स होते हैं जब भी आप बोर्ड एग्जाम या रिटर्न एग्जाम लिखते हैं, और कॉम्पिटिशन में आप जल्दी जल्दी में आंसर सॉल्व कर सकते हैं बिना स्टेप लिखे। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा 47.7 के ऊपर बार, ये इधर आ गया, इसके बाद दोबारा 7 है, फिर 7 है ना, हमने अभी रिप्रेजेंट किया ये, तो ये हो जाएगा 47। ये 47 इधर आ गया और यहाँ पे पॉइंट लग गया, फिर ये आगे को बार डॉट 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 7 के ऊपर बार लग गया। ठीक है, 47.7 के ऊपर बार आ गया 100x। अब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ। अब दोबारा वही सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। ठीक है, x वाले x के साथ माइनस होंगे और डिजिट वाले डिजिट के साथ, और ये हैं भी दोनों एक साइड और ये इस तरफ है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 100x माइनस x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 0.47 के ऊपर बार। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी एक और इक्वेशन बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी उसको रिप्रेजेंट करने में। तो हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन बनाते हैं। इस बार हम इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, दोबारा इक्वेशन 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को ही, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 4.7 के ऊपर बार इक्वल टू 10x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इस तरफ आ जाएगा।
तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद सिमेट्री चाहिए थी। ये 7 बार डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे सिमेट्री चाहिए था। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि 0.4 है, फिर है 7 बार, तो ये मेरी सिमेट्री मैच नहीं करती, इसलिए मैंने दोनों सिमेट्री मैच करवाने के लिए 10 से भी मल्टीप्लाई किया और 100 से भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार। तो 100x माइनस 10x हो गया 90x, और 47.7 बार को हम लिख सकते हैं 47 प्लस 0.7 बार और माइनस 4, और 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि 0.7 के ऊपर बार बन जाए, उतना ही ऐड करेंगे। तो इसको भी हम 7 में लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं और फिर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये 0.7 बार से 0.7 बार कैंसिल हो गया, 90x आ गया, 47 माइनस 4 43, तो x की वैल्यू जो मेरी निकली है वो निकली है 43/90। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं जब भी हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 0.9999 दिया हुआ है। 0.9999 का हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम फैक्टर से, हम उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो वो कह भी रहा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे। सरप्राइज क्यों होगे, क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप ये खुद से ट्राई करें। 0.9999 जब आप सिम इक्वेशन बनाएंगे 0.9 इक्वल टू एक्स, फिर उसके बाद 0.9 के ऊपर बार इक्वल टू एक्स, फिर 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो लास्ट में 9x इक्वल टू 9 आएगा और x इक्वल टू 1 आ जा रहा है। तो ये जो है ये एक सरप्राइज है। अब इसमें आगे लिखा है कि आपको ये डिस्कस करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सेंस कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि उसका 9999 रिपीटेशन ही इतने बार है कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया। सॉरी, मेरी थोड़ा तबीयत खराब है। फिर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। तो आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा। 1 और 17 मैं आपको आधे तक करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। 17 से ये आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे लग गया 10, उसके बाद एक और 0 आएगा तो 100 हो जाएगा। 17 5 जा 17 6 जा 102 होता है, तो 17 5 जा कितना हो गया 85। यहाँ पे क्योंकि 2 0 लग चुके हैं, अब इनको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 1 है, ये 100 नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा, ये जो मैंने 0 पॉइंट लगाया इसके बदले 2 0 लगाए हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 आ गया। तो 15 यानी 150। तो 17 कितने बार जाएगा अभी, 17 7 जा जाएगा, 8 जा जाएगा, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 5 13, 136। हाँ, तो ये जाएगा 8 बार। तो यहाँ पे आ गया 136 माइनस करके बचा 14, 140 हो गया। दोबारा 8 बार जाएगा, तो ये हो गया 136। इस बार कितना बचेगा, इस बार सिर्फ 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 40 हो गया, तो 17 2 जा 34 माइनस करके कितना आया 6, 60 हो गया। 17 3 जा 51 माइनस करके 9 बचा। अब मैं इसको आगे यहाँ रिपीट करता हूँ, तो 9 बचा तो 90 हो गया। तो इसको एक काम करेंगे, इसको यहीं एक्सपेंड करते हैं और इस डिवीज़न यहाँ करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो 17 दोबारा 5 जा 85 जाएगा, ये माइनस करके 5 आया। 17 3 जा 51 होता है, इसलिए 2 बार जाएगा, सॉरी। 17 2 जा 34, दोबारा कितना आ गया, ये आ गया 24 बचा, नहीं 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 116 बचा, 160। 17 दोबारा 8 बार जाएगा या 9 बार जाएगा, 17 9 जा कितना होता है
153, तो 9 बार जाएगा ये। तो ये आ गया 7 70, और फिर ये दोबारा जाएगा 17 4 जा 68, इस बार बचा 20, 17 1 जा 17। आई थिंक यहाँ पे भी बोर्ड पूरा स्पेस फिलअप हो गया। अब बचा 30। अब यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं दोबारा 30, 17 से ये गया 17 1 जा 17, कितना बचा? अब ये बचा 3 और 1, 130। 17 कितने बार जाएगा? 17 7 बार जाएगा। 17 7 जा कितना हो गया? 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 119, 119। अब बचा यहाँ पे 11 11, 110। आई होप पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ ये वाला मिटा के। तो ये हो गया 17, फिर कितने बार जाएगा? 17 6 जा 102, माइनस करके कितना आ गया? 80। 17 कितने बार जाएगा? 17 4 जा 68, 120, दोबारा 17 7 जा 119। अब यहाँ जाके इसकी वैल्यू दोबारा 1 आई है, यानी कि अब ये दोबारा खुद को रिपीट करेगा। 0 5, दोबारा ये 8 8 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको आगे अब इसका बार, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं। ठीक है, तो कितने तक गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब इसका एक्सपेंशन जो था वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन था। बहुत बड़ा एक्सपेंशन था इसका। तो इसका जो आंसर आया वो आया ये 0.058, सॉरी ये 9 था, 8 था, 8 ही था, 2 बार हमने 8 से किया था। 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7, ये है इसका आंसर। इतना लंबा गया 1/17। इसी लॉन्ग डिवीज़न मेथड की मैं बात कर रहा था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q are integers with no common factors other than 1 and having testifying decimal representation. Can you guess what property of q must satisfy? तो ये वही है जो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे भी जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म का हो रहा है, यानी कि जहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म का है वहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग होगा, और जहाँ पर भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो कोई और नंबर है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे मोस्टली नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होता है, अनटिल एंड अनलेस वो सेम नंबर का फैक्टर निकल जाए। और सेम नंबर का फैक्टर यहाँ पे निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने रेशनल नंबर बोला है। रेशनल नंबर में क्या होता है? p और q का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि जब भी 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का डिनोमिनेटर होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग निकलेगा, और जब भी इनके अलावा कोई नंबर होगा एनी अदर मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली काम आती है, जहाँ पे वो पूछ देगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, फिर हम सॉल्व करते रह जाते हैं। उससे अच्छा कि हम डायरेक्ट देख लें कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल है, प्राइम फैक्टर करने पे डिनोमिनेटर के 2 और 5 आ रहा है, तो डायरेक्टली टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो कि ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं 7 क्वेश्चन में, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो √2 है, √3 है, √4 है। अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो 0.501, फिर 5001, फिर 50001। देखो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा।
आप कहोगे रिपीट है, ये रिपीट नहीं है क्योंकि पहले 501 था, फिर 5001 हो गया, फिर 0001 हो गया। इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीरीज रिपीट नहीं हो रही है। अगर 501 ऐसे रिपीट हो रहा होता तब मैं मानता कि ये रिपीटिंग है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। ऐसे 0.601 6001 60001 ऐसे करके ये जो जाएंगे ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। ऐसे एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं 0.71701 7001 9701 8501 ... कोई भी नंबर, हम 3 नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका नॉर्मली एक्सपेंशन कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो ये आ रहा है 0 पॉइंट कितना आ रहा था हमारा 5/7, 7 7 जा 49, फिर कितना बचा 10, 7 1 जा 7, फिर 30 4 जा 28, उसके बाद 27 2 जा 14, फिर 67 8 जा 56, उसके बाद 47 5 जा 35, फिर 57 7 जा 49 अगेन। तो ये इसका रिपीटेशन आ रहा है। और दूसरा नंबर क्या है 9/11। तो 9/11 कितना हो गया 11 0 पॉइंट लगा देंगे 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, फिर आ गया 20 11 1 जा 11, फिर आ गया 90 दोबारा, फिर 8 1, इसका मतलब ये 8 1 ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों के बीच का कोई रेशनल नंबर ढूंढना है, इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, और कितने हमें ढूंढने हैं 3। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रेंज जो है 0.71 के ऊपर बार से 81 के ऊपर बार है। तो मैं ऐसे 3 रेशनल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 0.720 7200 72000 ऐसे करके ... ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0.731 7301 73001 लिख दूँ, ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ऐसे ही 0.7901 79101 79201 ऐसे करके जितने भी मैं लिखूंगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे वो सारे के सारे इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर हो जाएंगे। कभी भी इरेशनल नंबर पूछेगा कि आपको निकालने, तो आप हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन करके निकालना, डायरेक्टली मत करना जैसा हम रेशनल नंबर में कर रहे थे। अब लास्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ कि √4 जो होता है वो 2 होता है, जो हमने √m वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। फिर भी हम एक बार ये सारे देख लेते हैं। तो पहला है √23। एक बात आप याद रखना कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट रेशनल होता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है मोस्टली। फिर आ गया सेकंड √225। फिर क्या है 0.3796। फिर फोर्थ क्या है 7.478478, यानी कि ये रिपीट ही हो रहा है, 478 के ऊपर बार लिख सकते हैं हम इसे। और फिफ्थ है 1.101 101 1001 1001 1 4 बार 0 फिर 1 और ... तो अब अगर हम पहला देखें √23, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्टली गैस कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्सपेंड करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। अगर हम √225 देखें तो 225 जो है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब √225 की वैल्यू आ गई 15। तो 15 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये जो है टर्मिनेटिंग है ये, तो ये भी रेशनल हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी रेशनल हो गया। और ये क्योंकि ना ही ये रिपीट हो रहा है कोई सीक्वेंस, और ना ही ये जो है अपने आप को टर्मिनेट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो 2 नंबर इरेशनल आए, बाकी सारे के सारे रेशनल आए। तो
अभी की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आगे जो है हमें रियल नंबर पे ऑपरेशन पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बस 2 ही एक्सरसाइज और बची हैं और इसके साथ साथ एक बस एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के 2-3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज की वीडियो का भी कि आपको कैसा लगा, कौन सा टॉपिक है जो समझ आया, कौन सा नहीं आया। अगर कोई नहीं आया तो मैं वो आपको दोबारा से बताऊंगा सारा का सारा टॉपिक, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सब कुछ एकदम सिंपल वे में समझ आएगा। आई होप कि मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल थी, मैंने कोई भी टफ वर्ड यूज़ नहीं किया। एनसीईआरटी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखा गया है, यानी कि रिपीट की जगह रिकर वर्ड यूज़ किया गया है। रिकर मतलब भी रिपीट होता है और मैंने बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का वो एक्सप्लेन करूँगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक को बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें समझ में आए और 9-10 की मैथ सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अपना आगे फ्यूचर एनहेंस कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।